नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कन्नौज के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं कन्नौज में कप्तान सिंह यादव को याद करने आया हूं और कन्नौज फर्रुखाबाद समाजवादियों का केंद्र रहा है और यहाँ के लोगों ने कभी सपा का साथ नहीं छोड़ा है। विपक्ष उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोका गया, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाए गए, बीजेपी के लोगों ने जनता से धोखा किया है। इस तरीके की तमाम बातें कहते हुए अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा है सत्ता पक्ष के ऊपर। क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। जान ली और वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पे जान कौन जिम्मेदार है उसके लिए, उसके लिए सरकार है और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार में न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर में नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिरमा में एक लोधी समाज के जानते होंगे रामदास वर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा किसी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे और मैं कहता हूं कि आने वाले समाजवादी पार्टी की सुन रहे थे आप। ये सभा स्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपनी। ये सभा स्थल की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव को सुनने के लिए तमाम लोग कन्नौज के पहुंचे हुए हैं। सभा स्थल पर जो मंच बनाया गया है, प्रतिमा का अनावरण था और मंच के दौरान जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो आज मौजूद रहे हैं। कन्नौज में सियासी जमावड़ा लगा विपक्षियों का और ऐसे में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर धुआंधार निशाना भी साधा है। भीड़ की जो तादाद है उसको देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस हद तक अखिलेश यादव को सुनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बात दिगर है, ये वक्त बताएगा कि ये भीड़ कितनी वोट में तब्दील हो पाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी है। सभा स्थल से अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का ऐलान किया है कि सत्ता पे अगर आते हैं तो फ्री बिजली समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। सरकार बनते ही फ्री बिजली का तोहफा मिलेगा। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो शगुफा है फ्री बिजली का जो एजेंडा है वो आम आदमी पार्टी सेट करती है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, करंट दोनों को ही लगता है। अभी कुछ दिनों पहले किसान सम्मेलन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सीधा और खुला ऐलान किया कि वो तमाम जो किसान हैं उनके जो बिजली के बिल बकाया हैं और जो उस पर ब्याज आ रहा है उसको माफ कर देंगे। अब अखिलेश यादव ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार बनती है तो बिजली के बिल पर और बिजली को लेकर कुछ अहम फैसला ले सकती है सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट भी वितरित की थी। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75,000 महिलाओं को उद्यमिता के प्रशिक्षण किट का वितरण हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी एक जनपद एक उत्पाद योजना के विशेष डाक टिकट और लिफाफे का भी विमोचन करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 3 दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, फिर अगले 3 महीने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंक और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उद्यम शुरू करवाते हुए स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान सभी 75 जिलों में एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के तहत चिन्हित उत्पादों पर आधारित डाक लिफाफों का अनावरण भी किया गया है। उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना, यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप अनुमान कर सकते हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर वो रहे हैं। बाराबंकी में मुख्यमंत्री सदर, रामनगर और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 148 या ये कह सकते हैं कि लगभग 150 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं सीएम योगी अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र भी देते नजर आए और मुख्यमंत्री एक निजी कंपनी के बिस्किट और बेकरी उत्पाद इकाई के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाते नजर आए हैं। वहीं सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 451.66 करोड़ 66 करोड़ की सौगात जो है दी है। पेयजल योजनाओं के 150 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपये देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई। आप याद करिए, सपा की सरकार के समय एक भी किसान का कर्ज माफ, एक भी किसान को सम्मान निधि से नहीं जोड़ा गया। बसपा की सरकार के समय किसी भी किसान को योजना के साथ नहीं जोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अकेले नवाबगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में 92,666 कृषकों को इस योजना का लाभ हर चौथे महीने देने की कार्रवाई हो रही है। चाहे कांग्रेस आजादी का, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो आतंकवादियों के विरोध में वापस होते 12 अगस्त 2020 500 वर्षों में मेरा सम्मान करने की भी और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने बैठक में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, प्रधानमंत्री के लखनऊ में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। आधिकारिक प्रदेशवासी कार्यक्रम में लाभान्वित हो सके, इस बाबत जरूरी प्रयास किए जाएं। सीएम ने आगे भी कहा कि पीएम किसान के लाभार्थी किसानों के आधार पर सत्यापन से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निराकरण होना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला सामने आ चुका है। शिष्य बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बना दिया गया है। हालांकि इस बात की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अखाड़ा परिषद के जो पंच परमेश्वर हैं, उन्होंने हरिद्वार में मीटिंग करी थी। वसीयत के आधार पर निर्णय लिया गया है। महंत बलवीर गिरी को श्री मठ बागंबरी गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है और इसी दिन बागंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनका सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। लेकिन मठ के जो पंच परमेश्वर हैं, उन्होंने सुसाइड नोट को फर्जी बताते हुए बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी की एक जो रजिस्टर्ड वसीयत है, उसका खुलासा होता है। तो पता चला कि उन्होंने जून 2020 को बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आपको ये भी बता दें कि वसीयत के आधार पर मठ का उत्तराधिकारी चुना जाता है। 2004 में महंत नरेंद्र गिरी भी ऐसे ही मठाधीश बने थे। अब महंत बलवीर गिरी जो है वो उनका जो है उत्तराधिकारी होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वसीयत के आधार पर पंच परमेश्वरों ने अनौपचारिक रूप से इस बात का निर्णय ले लिया है, इस बात का खुलासा हो रहा है।
हालांकि ये मीटिंग अभी हरिद्वार में हुई है, अनौपचारिक मीटिंग थी। मीटिंग में मीटिंग के बाद औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। बलबीर गिरी उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 3 बार वसीयत बनी थी। 2011 में एक बार वसीयत बनी, फिर उसके बाद 2015 में उस वसीयत को चेंज किया गया था, फिर 2020 में वापस से वसीयत चेंज होती है और उसमें नाम रहता है बलबीर गिरी। हमारा पंच हमारा हरिद्वार में है, मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी पंच से बात हुई, तो कल हम जो है फाइनल कर देंगे। बाकी ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी को यहाँ का महंत बनाया जाए। तो ये हमारा ये नियम है, जब षोडशी भंडारा होता है, षोडशी भंडारे के दिन ही जो है महंत की नियुक्ति होती है। ये 5 अगले महीने की जो 5 तारीख है, तब षोडशी भंडारा होगा और महंताई की चादर विधि होगी। उसी दिन हो जाए 5 तारीख को ही। 5 को ही जो है 11 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा जो पटाभिषेक आदि जो होता है वो 1 बजे तक होगा और चादर विधि होगी और बड़ा भव्य भंडारा। बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी को लेकर कयासों का बाजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि इस उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी को ही घोषित किया गया है, जिसका पट्टाभिषेक 5 अक्टूबर को होना है। ये बैठक पंच परमेश्वर की बैठक में ये तय किया गया है। हालांकि ये पूरे मामले पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब इसके उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी को ही देखा जा रहा है। ऐसे में कयासों का बाजार तो खत्म हुआ, वहीं उत्तराधिकारी की चर्चा जो बलबीर गिरी की थी है उस पर भी पुष्टि लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगलेश के साथ आनंदराज, जनता टीवी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के मैराथन बैठकें कर रही हैं। यूपी में आज भी प्रियंका का बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। प्रियंका ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल के अध्यक्ष आराधना मिश्रा, मोना, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साथ में बैठक करी है। इसके बाद प्रियंका कौल आवास पर सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ में बैठक कर रही हैं। इस बैठक में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जा रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार जो हमारे संगठन के, पार्टी के और जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के पदाधिकारी रहे हैं, बहुत सारे लोगों से उन्होंने चर्चा की। डेलीगेशन जो बंजारा समाज का था, मौर्य समाज का था, उनसे मिलने का काम किया और आने वाले चुनाव में कैसे हम सबके साथ लेके चल सके, किसकी क्या जिम्मेदारी हो, जवाबदेही हो, कैसे हम लोगों को और मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ सके। और निश्चित तौर से जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार मेहनत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, हमें उम्मीद है, भरोसा है 2022 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आरएसएस और बीजेपी को लेकर अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और उसके दौरान जिस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति में संतान की मंगल कामना से संबंधित पावन पर्वों की कड़ी में जीव पुत्र का व्रत प्राचीन समय से ही मनाया जाता है। ये व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 29 सितंबर यानी कि आज है। इसमें विधि विधान से कुश का जीमूत वाहन बनाकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी को पूरा दिन व्रत रखकर सायकाल में अच्छी तरीके से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी सामग्री सजाकर वाहन के माध्यम से पूजा की जाती है। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि ये व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कि जीमूत वाहन से जुड़ी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने संगठन को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही बीजेपी राज्य की सभी 17 विधानसभाओं में वर्चुअल संवाद किया गया। इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया था। इस दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने के अभियान की नसीहत दी है। आज शक्ति केंद्र स्तर तक के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी जरूरी है और इसका रास्ता बूथ से होकर गुजरता है। लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भाजपा की आत्मा बन जाएं। साथ ही उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, ये दुनिया ने देख लिया है। यहाँ कोई घर की रचना ठीक प्रकार से हो,
बूथ की रचना करते समय वहां की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए, नियमित रूप से बूथ के कार्यकर्ता की बैठक हो, इसकी चिंता की जानी चाहिए, इसके लिए कार्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए। भले ही चुनाव लड़ना हमारा महत्वपूर्ण काम है, पर हम सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीनरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक परिवर्तन और जन सेवा का भी माध्यम है। इसलिए अपने शक्ति केंद्र के क्षेत्र में हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करें जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी सहायक हो। 70 विधानसभाओं के जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, 2364 सभी शक्ति केंद्रों पर जो हमारे सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वर्चुअल केवल संबोधन ही नहीं किया, अभी तो हमें एक स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान की है। आज अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की दृष्टि से एक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, वो सारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, क्योंकि बूथ के इंचार्ज के तौर पर एक प्रकार से आपको देखा जाता है, आप उस काम को करेंगे, ऐसी अपेक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। और उनके जो ऐसा हमें मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता और उत्साह के साथ 2022 के उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगेगा। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरक सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड आंदोलनकारी आंसूबार है, आंदोलनकारियों की आत्मा रो रही होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि प्रदेश नालायकों के हाथ में है। भाई जो बेईमान की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, हम अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। तो वही दूसरी तरफ मंत्री के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। और वहीं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान को लेकर बातचीत की तो सीएम ने कहा, इस बयान के मायने हरक सिंह रावत ही बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है और इस बयान के क्या अर्थ है और क्या मायने हैं। राज्यों को नेताओं को जो स्टेट चलाना नहीं आता, इसको लेकर क्या कहना? अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से टिप्पणी करना कोई उचित है? अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अजीत, हरक सिंह रावत का ये बयान बहुत ही जोश के साथ में बोल दिया है उन्होंने, जिस पर सीएम से जब बात की गई, उनसे पूछा गया तो वो भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है और गलती पर पेस्ट कंट्रोलिंग भी की जा रही है। बिल्कुल पूछा, अगर मंत्री हरक सिंह रावत की बात की जाए तो चाहे फिर वो कांग्रेस में रहे हो या फिर वर्तमान भाजपा सरकार में शामिल हो, उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस तरह से बयानों का दौर शुरू किया था, वो लगातार सुर्खियों में रहा और हाईकमान को हस्तक्षेप करने के बाद इन बयानों पर रोक लगानी पड़ी थी। अब बीते रोज मसूरी में कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि नालायकों के हाथों में उत्तराखंड प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, अब वो किनका जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों का कर रहे हैं या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री का, इसको लेकर तो जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये तो मंत्री हरक सिंह रावत ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। लेकिन जो भी कहा है, मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। चाहे फिर वो सत्ता पक्ष के विधायकों, मंत्रियों की बात हो या फिर विपक्ष की, सभी इस पर चुप्पी भी ले रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। खुद जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है बंशीधर भगत, उनका साफ तौर पर कहना है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने सच देने वाले बयानों को लेकर जाने जाते हैं और विपक्ष में बैठी कांग्रेस तो इस पर चुटकी लेने का काम कर रही है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मंत्री हरक सिंह रावत के मुंह से सच तो बाहर निकला। अब कहना सही है कि आने वाले समय में किस परिप्रेक्ष्य में बयान पुष्कर सिंह धामी अब अंतर कलह को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं
कि जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं उनको अब एक बार फिर से हमको उनकी नाराजगी को दूर करने का सिलसिला ना शुरू करना पड़े, जो माने हुए हैं वो माने रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो अभी तक का कार्यकाल रहा है उसमें काफी संभल कर कदम रख रहे हैं, बयानबाजी से बचते हुए नजर आए हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई थी उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ भी नहीं कहा था और बिल्कुल वो साइलेंट मोड पर रहे थे। और अब जिस तरह से उनको हरक सिंह रावत को लेकर सवाल किया गया कि हरक सिंह रावत इस तरह की बयानबाजी करे तब भी वो साइलेंट रहे, साफ है कि पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि अगर कोई भी गिले शिकवे हैं वो बंद कमरे में निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर इनका नुकसान भाजपा को हो सकता है। और भाजपा जो 60+ का टारगेट लेकर चल रही है वो कहीं ना कहीं इससे झटका लग सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस प्रदेश के विकास योजनाओं पर है और इसको लेकर वो काम कर रहे हैं, ना कि वो बयानबाजी में घुसते हुए नजर आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो वाकई एक कुशल राजनीतिज्ञ की प्रतिक्रिया की ओर इशारा करती है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका कितना बेनिफिट सरकार को मिलता है और हरक सिंह रावत ने जिस तरीके की मुसीबत सरकार के लिए खड़ी की है वो उस मुसीबत से कैसे निकल पाते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।